केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के प्रभात समाचार। संसद के शीतकालीन सत्र के आज 11वें दिन केंद्र सरकार एटॉमिक एनर्जी संशोधन बिल लोकसभा में पेश करने की तैयारी में है, जिसके जरिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी का रास्ता खोला जाएगा। प्रस्तावित बिल का उद्देश्य देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना, नई तकनीक और निवेश आकर्षित करना तथा स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करना बताया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि निजी क्षेत्र के आने से न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स की गति तेज होगी, जबकि सुरक्षा, नियंत्रण और नियमन पूरी तरह सरकार के अधीन रहेंगे। वहीं विपक्ष ने इस पर सुरक्षा, जवाबदेही और सार्वजनिक हित से जुड़े सवाल उठाने के संकेत दिए हैं, जिसको लेकर सदन में तीखी बहस की संभावना है। बीजेपी ने संगठनात्मक बदलाव के तहत बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार नितिन नबीन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक ये जिम्मेदारी संभालेंगे और इस दौरान संगठनात्मक कामकाज, रणनीतिक फैसलों और चुनावी तैयारियों पर उनका प्रमुख फोकस रहेगा। लंबे समय से पार्टी संगठन और सरकार में सक्रिय भूमिका निभा रहे नितिन नबीन को नेतृत्व का भरोसेमंद चेहरा माना जाता है। वहीं उनकी नियुक्ति को आगामी चुनावों और संगठन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य हाफिज अब्दुल रऊफ ने भारत के खिलाफ खतरनाक बयान दिया है। उसने कहा कि भारत को सबक सिखाया गया है और हम दिल्ली को जीतेंगे और उसे दुल्हन बनाएंगे। साथ ही ये भी कहा गया कि भारत में गज़वे-ए-हिंद होगा और शरिया शासन लागू करेंगे। ये बयान पाकिस्तान भारत के तनाव के बीच आया है और दोनों देशों के बीच तल्ख बयानबाजी को और बढ़ा रहा है। ऐसी धमकियों को भारत की सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से लेती हैं और सतर्कता बढ़ाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी के बॉन्डी बीच पर 14 दिसंबर 2025 को हनुका यानी यहूदी त्योहार के कार्यक्रम के दौरान एक भयावह आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें हमलावरों, एक बाप और उसके बेटे ने भीड़ पर गोलियां बरसा दी और लगभग 16 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक 10 साल की बच्ची और कई इजरायली तथा स्थानीय नागरिक शामिल हैं तथा दर्जनों लोग घायल हुए हैं। हमला इतना ताबड़तोड़ था कि अधिकारियों ने इसे एंटीसेमिटिक यानी यहूदी विरोधी आतंकवाद करार दिया है और ये देश में पिछले कई दशकों का सबसे गंभीर गोलीबारी हमला माना जा रहा है। पुलिस ने मौके पर ही 50 वर्षीय पिता को मार गिराया, जबकि उसका 24 वर्षीय बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में है। मृतकों और घायलों में सभी उम्र के लोग शामिल हैं और घटना के बाद बॉन्डी बीच पर तनाव और शोक का माहौल कायम है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार की राजनीतिक नीतियों ने यहूदी विरोधी भावनाओं को हवा दी, जिससे ऐसी हिंसा को बढ़ावा मिला। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पहले ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को चेतावनी दी थी कि उनकी नीतियां आग में घी डालने के समान है। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक बहस को और उभार दिया है। घटना के बाद दुनिया भर के नेताओं ने हमले की निंदा की है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई है और प्रभावित परिवारों के प्रति समर्थन जताया है। पाकिस्तानी नेताओं ने भी शोक व्यक्त कर ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ सहानुभूति जताई है। सुरक्षा एजेंसियां मामले की व्यापक जांच कर रही हैं और देश में यहूदी समुदाय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देहरादून के सेलाकुई औद्योगिक इलाके में रविवार दोपहर परफ्यूम की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जो लगातार करीब 7 घंटे तक धधकती रही और दमकल विभाग की टीमों को कड़ी मशक्कत के बाद ही काबू में लाई जा सकी। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की लगभग 17 गाड़ियां और 120 से अधिक अग्निशमन कर्मी मौके पर पहुंचे और हजारों लीटर पानी का उपयोग कर आग फैलने से रोका। क्योंकि फैक्ट्री में मौजूद परफ्यूम की हजारों बोतलों के कारण कई बार धमाके भी हुए, जिससे स्थिति और जटिल हो गई। अच्छी बात ये रही कि रविवार होने के कारण फैक्ट्री में कम कर्मचारी मौजूद थे, जिससे कोई बड़ी मानव क्षति नहीं हुई, परंतु आग में भारी संपत्ति और उत्पादन सामग्री जलकर खाक हो गई। घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है और अधिकारियों के अनुसार जांच जारी है। देहरादून में नो एंट्री क्षेत्र में जाने की लापरवाही 5 लोगों पर भारी पड़ गई, जब वे यमुना नदी के बीच बने एक टापू पर फंस गए। पानी का स्तर अचानक बढ़ने से सभी का वापस लौटना मुश्किल हो गया, जिसके बाद सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने देर रात टॉर्च की रोशनी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रेस्क्यू के दौरान जवानों ने रस्सियों के सहारे यमुना नदी पार कराई और कड़ी मशक्कत के बाद सभी 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रशासन ने लोगों से नो एंट्री और नदी किनारे जारी चेतावनियों का पालन करने की अपील की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।
केदारनाथ आपदा के दौरान पहाड़ों से गिरे विशाल बोल्डर अब आस्था और स्मृति की पहचान बनने जा रहे हैं। केदारपुरी क्षेत्र में इन पत्थरों पर भगवान शिव की आकर्षक आकृतियां और प्रतीक उकेरे जा रहे हैं, ताकि आपदा की त्रासदी को श्रद्धा और सकारात्मक संदेश से जोड़ा जा सके। ये परियोजना पुनर्निर्माण और सांस्कृतिक संरक्षण का हिस्सा है, जिसे चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है और 2026 तक इसके पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासन और कलाकारों का मानना है कि इससे एक और आपदा की याद बनी रहेगी, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं के लिए ये स्थल आस्था, कला और इतिहास का संगम बनकर उभरेगा। सीरिया में आईएस ने अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर बड़ा हमला किया है, जिसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। ये हमला प्रशासन बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद अमेरिकी सेना पर पहला बड़ा हमला माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा हालात को लेकर चिंता बढ़ गई है। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आईएस को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और अमेरिका अपने सैनिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। हमले के बाद अमेरिकी सेना ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और जवाबी कार्यवाही की तैयारी के संकेत दिए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर मध्य पूर्व में अस्थिरता गहराने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई में आयोजित एक खास प्रकार में सचिन तेंदुलकर ने फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को वर्ल्ड कप की जर्सी गिफ्ट की, जिससे खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर मेसी ने हाथ में तिरंगा थामकर दर्शकों का अभिवादन किया और स्टेडियम में मौजूद फैंस की ओर फुटबॉल उछालकर माहौल को और रोमांचक बना दिया। भारत यात्रा के दौरान मेसी ने कई बॉलीवुड सितारों से भी मुलाकात की, जिनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक मुलाकात को क्रिकेट और फुटबॉल के 2 दिग्गजों के बीच खेल भावना और आपसी सम्मान का प्रतीक माना जा रहा है। भारतीय सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म शोले 50 साल बाद एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लौट रही है, जिसे देश भर में करीब 1500 स्क्रीन पर ओरिजिनल एंडिंग के साथ रिलीज किया जा रहा है। इस खास री रिलीज को लेकर फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी ने कहा है कि उन्हें आज की पीढ़ी और पुराने दर्शकों दोनों के रिएक्शन का बेसब्री से इंतजार है। उन्होंने माना कि शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की विरासत है और इसका दोबारा सिनेमाघरों में आना दर्शकों के लिए नॉस्टैल्जिया और सिनेमा के जादू को फिर से जीने का मौका होगा। भारतीय क्रिकेट के लिए ये दिन रिकॉर्ड से भरा रहा, जब हार्दिक पांड्या 1000 रन और 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए, जिससे उनकी ऑलराउंडर क्षमता एक बार फिर साबित हुई। वहीं शुभमन गिल ने 2025 में शानदार प्रदर्शन के दम पर नंबर 1 बैटर का स्थान हासिल किया, जो भारतीय बल्लेबाजी के भविष्य के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। इसके अलावा अभिषेक शर्मा ने तीसरी बार पारी की पहली गेंद पर 6 लगाकर नया रिकॉर्ड अपने नाम किया, जिससे मैच की शुरुआत में ही आक्रामक तेवर दिखे। इन उपलब्धियों ने भारतीय क्रिकेट को एक बार फिर वैश्विक मंच पर चर्चा का केंद्र बना दिया। भारत ने साउथ अफ्रीका को तीसरे टी20 मैच में 7 विकेट से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की अर्धशतकीय साझेदारी से मजबूत शुरुआत मिली, जिससे रन चेज आसान हो गया। दोनों बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का संतुलन दिखाते हुए टीम को जीत की राह पर बनाए रखा। गेंदबाजों के कसे हुए प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजों की इस साझेदारी ने मुकाबला भारत के पक्ष में कर दिया, जिससे टीम का आत्मविश्वास सीरीज में और बढ़ गया। रोहतक की बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओडिशा मास्टर्स टूर्नामेंट का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में उन्होंने असम की खिलाड़ी बरुआ को हराकर खिताब जीता, जिससे खेल जगत में उनकी प्रतिभा की एक बार फिर सराहना हुई। उन्नति महज 7 साल से बैडमिंटन खेल रही हैं और कम उम्र में लगातार मिल रही सफलताओं ने उन्हें देश की उभरती हुई बैडमिंटन स्टार बना दिया है। इससे न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश को गर्व महसूस हुआ। अंडर 19 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से एरन जॉर्ज ने बेहतरीन 85 रन की पारी खेली, जिससे टीम ने मजबूत स्कोर खड़ा किया। इसके बाद गेंदबाजों ने भी दमदार प्रदर्शन किया, जहां कनिष्क और दीपेश ने 3-3 विकेट लेकर पाकिस्तानी बल्लेबाजी को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की और टीम का आत्मविश्वास और बढ़ गया। और अब रोजगार खबरें। पीजी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत अभ्यर्थी 157 विषयों में प्रवेश के लिए 14 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ये परीक्षा देश भर के 308 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिससे उम्मीदवारों को अपने नज़दीकी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने की सुविधा मिलेगी। CUET पीजी के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला मिलता है। इसलिए उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन करने और आधिकारिक दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है।
ईरान की प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता और नोबेल पीस प्राइज विनर नरगिस मोहम्मदी को हाल ही में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। नरगिस पहले भी 13 बार अरेस्ट हो चुकी हैं और उन्हें कुल मिलाकर 31 साल की जेल और 15 करोड़ की सजा सुनाई गई है, जो उनके साहस और संघर्ष का प्रमाण है। उन्होंने खासकर ईरानी महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के लिए लगातार काम किया है। और अंत में मौसम। भारत के विभिन्न राज्यों में 15 दिसंबर 2025 को मौसम ज्यादातर ठंडा और शुष्क बना रहेगा। उत्तर भारत में घना कोहरा और शीतल लहर का प्रकोप जारी है, जबकि दक्षिण में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में धुंध ने दृश्यता कम कर दी है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। उत्तर भारत का मौसम। उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा, विशेष रूप से लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में, जहां न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दिल्ली में तापमान 9 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच। प्रदूषण और कोहरे से स्थिति गंभीर है। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।